आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, गुमगू चूंकि चुनाचे और चहमगोइयों के बादल छट चुके हैं, बिल आखिर आज आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और इस बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास हुआ जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया। नाज़रीन, इस आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली और साथ ही साथ जो मंदुखेल है जमाल खान मंदुखेल साहब वो भी इसमें शामिल है। लेकिन नाज़रीन, जिन्होंने आईनी बेंचेस की मुखालफत की उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी साहब खुद शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ज़ाहिर उन्होंने भी मुखालफत की, जस्टिस मुनीब अख्तर, सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब खान जो है उन्होंने भी आईनी बेंच की मुखालफत की। लेकिन ये मुखालफत करना क्या काफ़ी है या कुछ और इकदाम जो हैं वो भी लिए जाने चाहिए हैं, क्योंकि कुछ दरखास्तें जो हैं उनके दायर होने की भी बहुत सारी बाज़ गश्त इस वक्त इस्लामाबाद समेत हमें पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। इस भी बाज़ गश्त पर और दीगर जो खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं उन पर हम बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया रियासत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो ही में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर तज्जियाकार है। शुक्रिया इफ्तिखार साहब आमद के लिए। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर तज्जियाकार, वैसे लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, आज पहुंचे हैं ये यूएस में। ज़ाहिर आप जानते हैं अमेरिकन इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वहां पर कवरेज के लिए भी मौजूद हैं। इनसे वहां की सिचुएशन भी जानेंगे और पाकिस्तानी हालात पर भी बात करेंगे। काशिफ रफीक साहब सीनियर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। काशिफ साहब, मैं आप ही से आज के प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। कल जो नाम आपने बताए थे कमोबेश आज हम देख रहे हैं कि वही तमाम नाम जो हैं वो इस आईनी बेंच के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन मुझे और मेरे देखने वालों को सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये नाम शामिल होने से, आईनी बेंच की ये जो तकमील है वो हो जाने से, इसके सरबराह मुकर्रर हो जाने से हम ये समझें कि अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको तस्लीम कर लिया गया, खास तौर पर पीटीआई की जानिब से, क्योंकि उसके अरकान भी बैठे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर तो जो आज कंडक्ट हुआ जुडिशल कमीशन का और उसमें जिस तरीके से वोटिंग हुई, पार्टिसिपेशन हुई, तो इससे तो यही लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम को न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन का हिस्सा बाकायदा बन गए हैं और ये अच्छी चीज़ है। आईनी तौर पे एक मामला हुआ है, पार्लिमान ने आईनी तरमीम की है, नंबर गेम पे हुई है। कल अगर ये दोबारा इत्तेहाद बनता है, नई आने वाली पार्लिमान में अक्सरियत ले आती है, अपोजिशन अपनी अक्सरियत बना लेती है, तो वो भले इसको अंडू कर दे या इसमें मजीद तरमीम ले, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन जो बात आपने की जजिस के नामों के हवाले से, देखिए जजिस के नाम मनोअन वही थे, लेकिन एक चीज मैं भी इस पे रियासत अली आज़ाद साहब शायद मुझे गाइड कर पाए कि एक जो तरमीम थी उसमें लिखा गया था कि तमाम प्रोविंसेस से जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक फेडरल कैपिटल जो है उसकी हैसियत एक प्रोविंस की है और प्रोविंस से एक ही सुप्रीम कोर्ट में जज थे अतर मिनुल्लाह साहब, वो आईनी बेंच में शामिल नहीं हुए और उसके बाद तमाम प्रोविंसेस से दो जो जजेस साहबान है उनको रखा गया और 7 रुकनी बेंच बनाया गया। अब इसके ऊपर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या ली गई है, किस तरीके से की गई है, बहरहाल ये वोटिंग के अमल से हुआ। जो अक्सरियती वोट थे जिस जजेस के नाम के ऊपर आए उनको वो बेंच का हिस्सा बना लिया गया और जिनके नाम पे नहीं अक्सरियती वोट मिल सके अल्टीमेटली वो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बने। जो ये हम तवक्को कर रहे थे कि याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे और बन गए। याहिया आफरीदी साहब की बड़ी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम ना हो, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, मंसूर अली शाह साहब से मिलते रहे, काजी फाइज़ साहब से मिलते रहे और कोशिश करते रहे। लेकिन आज जो आईनी बेंच की तश्कील हुई है इसमें लगता है कि वाज़ेह तौर पे एक डिवीजन मौजूद है। बहरहाल तहरीक इंसाफ को पहले दिन से इस बात को अगर तस्लीम कर लेती कि पार्लिमान ही फोरम है जहां पे तमाम चीजों को एड्रेस करना है, रोकना है, कोशिश करनी, तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ आज, मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि तहरीक इंसाफ की जो खास तौर पर पंजाब के अरकान असम्बली हैं वो आज भी हयात है, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं उनके और वो इसको कंट्राडिक्ट भी नहीं करेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ उस वक्त अपना मैंडेट पीपल्स पार्टी के मैंडेट के साथ क्लब कर देती तो शायद आज हुकूमत किसी और की होती और शायद मामला कुछ और होते। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने चूंकि एक स्टैंड लिया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तवातुर से कानून साजी होती चली गई और आज उसका यह है कि जो 26 आईनी तरमीम हुई जिसको नहीं माना गया, पार्लिमानी कमेटी में नहीं बैठे, आज जुडिशल कमीशन में बैठे और पार्लिमानी कमेटी में ना बैठने का जो मुद्दा था वो ये था कि शायद वो नहीं चाहते थे कि याहिया आफरीदी के खिलाफ वोट करें और याहिया आफरीदी साहब को अक्सरियती वोट हासिल हो जाए। आपने सारे का सारा यानी फिर पीटीआई पे डाल दिया। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की और जाहिर है उनके प्रेसिडेंट रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है। रियासत साहब,
हमें जरा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त वकला बरादरी क्या सोच रही है? क्या वकला बरादरी वही सोच रही है जो कल हामिद खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल एक गैर आईनी चीज हुई है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, वकला जो है वो बहुत जल्द सड़कों पर होंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वकला ऐसे भी हैं जो इसकी भरपूर हिमायत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। बात ये नहीं है कि इसको तस्लीम कर लिया जैसे काशिफ भाई फरमा रहे हैं। देखें, बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन तो वो आइन बन गया है। हमें इख्तलाफ हो सकता है, इनको उससे एग्री कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौकफ ये था कि ये जो 26वीं तरमीम हुई है, इन टोटो इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बॉडीज हैं, जो बार काउंसिल हैं, बार उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। अब आप देखें कि जैसे अभी आज उसका इजलास हुआ, क्या 31 अक्टूबर का जो फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, क्या चीफ जस्टिस को उस वक्त ये इजलास फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया जब कमेटी ने डिसाइड कर दिया? अमीनुद्दीन तो आज उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर शामिल हुए हैं। अब क्या आज भी वो फैसला जो है वो इंटैक्ट है और वहां पे इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं होगा ना? जो पहले डिसाइड हो गया उस पे अमल होना है। और किसी सूरत में भी अगर आज जितनी पिटीशंस हुई और 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, इस बेंच के सामने 7 रुकनी बेंच उसको कैसे डिसाइड कर सकता है? क्योंकि वो तो खुद इस एक्ट की, इस अमेंडमेंट की क्रिएशन है। तो मेरी जाती राय में फुल कोर्ट ये इसको डिसाइड करेगी। जहां तक वकला के आपने मौकफ का किया, तो हमने एक नेशनल एक्शन वकला कमेटी बनाई है, जिसके अंदर इलेक्टेड लोग हैं, जिसके अंदर साबका इलेक्टेड सदूर हैं, मौजूदा सदूर बार काउंसिल के मेंबर। तो ये कमेटी वाकईतन एक्शन में कब आएगी? यस, हम करेंगे, चूंकि हम इसी हमारी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। हम ये देखें ना। और दूसरी बात एक आसमा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये मुल्क सिर्फ वकला ने इसके लिए जदोजहद करनी? इस आइन के लिए सिर्फ वकला ने करनी? साफियों का कोई काम नहीं, ताजरों का कोई काम नहीं, डॉक्टर्स का कोई काम नहीं, सिविल सोसाइटी का कोई काम नहीं, तुलबा का कोई काम नहीं है? क्या ये काले कोट नहीं? ये हर जंग लड़नी सारी कौम का मसला है, ये 25 करोड़ अवाम का मसला है कि आज जिस तरह से लेजिस्लेशन हुई पूरी कौम के सामने, दुनिया के किसी मुल्क में मुझे बता दे इस तरह से लेजिस्लेशन हुई हो, पूरा इंटायर स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया हो। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल रियासत अली आजाद साहब सही फरमा रहे हैं कि काले कोट नहीं, क्या जदोजहद करनी है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि या तो इस पर वकला बात कर रहे हैं, वकला नाराजगी का इजहार कर रहे हैं खुलकर, या फिर एक खत जो सामने आया मुश्तरका तौर पर जो लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, जिसमें कहा गया कि जी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो दरखास्तें आई थी उसके खिलाफ हमने कहा था कि उनको फौरी तौर पर समाअत के लिए आप मुकर्रर कीजिए, लेकिन उस हवाले से जाहिर है कि कोई भी चीज़ जो है अब वो उस तरह से हुई नहीं, कोई कॉस्ट लिस्ट ही जारी नहीं हुई। लेकिन अभी भी जाहिर है आज फिर एक दरखास्त जो है वो पीटीआई के एक अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असम्बली में, उन्होंने एक और दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। तो अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ये मैं चाहूंगी कि नसीम सिद्दीकी साहब से पहले इसका जवाब ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। देखें, जो भी मामला इस वक्त चल रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ चल रहा है। दो बड़ी पार्टियां हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, एमक्यूएम उनके साथ। इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपोजिशन अपना कोई रोल प्ले कर सके। जिस तरह भी रियासत आजाद साहब बात कर रहे थे, बात इनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन देखें ये आईनी मसले हैं और जिस तरह चौधरी इफ्तिखार का भी मसला हुआ था और ये पाकिस्तान बना, वकला ने हमेशा तहरीक का आगाज किया, क्योंकि ये लोग आईनी नुक्तों को जानते भी हैं और इनमें थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी होता है। तो अगर ये कोई तहरीक शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी, उसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे, उसमें नौजवान तबका भी शामिल होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे एक कॉज के साथ, ये इनको बताना पड़ेगा कौम को कि कहाँ कहाँ पर आइन में जो है वो गलत तरामीम की है और ये आवाम के लिए नुकसानदेह है, तो लीड इनको करना पड़ेगा। बाकी पीटीआई अगर शामिल हुई है इसमें तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि पार्लिमानी सियासत जब आप करते हैं तो उसमें आपको शामिल भी होना चाहिए। क्योंकि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी रोज असेंबली में आके कहते थे कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड जो है प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पार्लिमानी सियासत की और पार्लिमान में रहते हुए वो अदम एतमाद की तहरीक लेके लाए जैसे मर्जी, लेकिन वो एक आईनी तरीका था, उसके जरिए उन्होंने पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया। तो पीटीआई को ये सोच लेना चाहिए कि पार्लिमानी
سیاست اگر کرنی ہے تو پارلیمان کے اندر رہ کے احتجاج بھی کرنا ہے اور انہوں نے اس کو فائٹ بھی کرنا ہے. اور جس طرح حکومت اس وقت بینچز بنا رہی ہے یا اپنا ممبرز کی کانسٹیٹیوشن کر رہی ہے, وہ تو وہاں پہ تو 2 نمبری ہے ساری نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان لگانا تھا تو اس میں تاکہ 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے, اور انہوں نے اس کی کمپوزیشن ہی اس طرح کی کہ اس میں 8 لوگ تو ان کے اپنے تھے جو آگے پیچھے کہیں سے ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح ابھی جو انہوں نے آئینی بینچ بنایا وہاں پہ بھی انہوں نے کمپوزیشن ایسی بنائی کہ وہاں پہ ان کی میجورٹی ہے. تو دھاندلی تو ہر موقع پہ ہو رہی ہے. اپوزیشن کو لڑنا پڑے گا, اپوزیشن کو اکٹھا بھی ہونا پڑے گا. اور اس کے ساتھ اگر وکلا کی تحریک, یہ کافی عرصے سے حامد خان صاحب بھی کافی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی عمل نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہر طرف ڈیویژن ہے. آپ نے دیکھا کہ ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جلد جو ہے وہ ایکشن میں وکلا دکھائی دیں گے, لیکن میں ریاست صاحب کی تعریف جی ریاست صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ. بات بالکل ہم ہی لیڈ کریں گے. اور حامد خان صاحب جو نیشنل ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس کے چیئرمین منیر ملک ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی اس کو پولیٹیکل کوئی امپریشن نہیں جانا چاہیے, اس لیے حامد خان صاحب چونکہ سینیٹر ہیں اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے, اس لیے ہم نے ان کو اس کا ہیڈ نہیں بنایا. یہ پیورلی وکلا کی ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس پہ جائیں گے. اور جس دن ہمارے کیسز فکس ہوں گے اس دن سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. جس دن سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت ہوگی, وکلا آپ کو سپریم کورٹ کے باہر پورے پاکستان سے نظر آئیں گے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ہم ان کو سپورٹ دیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کنونشنز بھی کریں گے تھرو آؤٹ دا کنٹری. تو ہم نے آغاز تو سچی بات ہے کر دیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں بھی ایک کنونشن ہوا, ایک کنونشن اسلام آباد میں ہوا, ایک کنونشن لاہور میں ہوا, ایک کراچی میں ہوا. آغاز صدیقی صاحب ہم نے کر دیا ہے. اب آپ تمام قوم سے ہماری درخواست ہے, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے, کہ ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوں. ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا افتخار شرازی صاحب کہ یہ درخواست جو ہے, یہ اپیل جو ہے جو ریاست صاحب کر رہے ہیں عوام سے, یہ کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ خود بھی تو آپ بولے نا اپنے لیے, باہر آ کے آپ بولتے ہیں, جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ ووٹنگ میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں عوام کو بھی کوئی فورم تو درکار ہوتا ہے نا. عوام ویسے تو کسی اجتماع کا نام نہیں ہے نا, ان کو کوئی فورم چاہیے, تو وکلا کا فورم ہو, وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہو. تو ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتیں اس طرح کے فورمز اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو وہاں اپنے ہم خیال لوگوں کو سینسٹائز کرتی ہے, پھر وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وکلا فریٹرنیٹی نے جب افتخار چودھری صاحب کا دور تھا تو اس دور میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کو انہوں نے لیڈ کیا اور پھر سکسیسفل بھی کیا. تو میرا خیال میں اس وقت جہاں جتنا بالکل ایک مجموعی طور پہ تو پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہر شہری کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے. لیکن اس کے لیے جو فورمز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے پہلے مرحلے پہ ان کو متحرک ہونا پڑے گا. اگر وہ نہیں ہوگی تو عام آدمی کو نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کیا محرکات ہیں جو انہیں محرک ہونے سے روک رہے ہیں؟ دیکھ وہ ہوتا کیا ہے ملک کے اندر ہمیشہ سیاسی مسئلے تھے, ذاتی مفادات اور کبھی کچھ انجانے خوف ہوتے ہیں میرے خیال میں جو لوگوں کو ان کے قدم آگے بڑھانے سے روکتے ہیں. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی لوگوں کو لالچ دے کے ان تحریکوں کو ناکام کیا گیا, کبھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے اور طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے ایسی تحریکوں کو کچلا گیا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ہے وہ طاقت دکھا رہی ہیں. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک جبر کا ماحول ہے, ایک خوف کا عالم ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں تحریک انصاف نے اناؤنسڈ طریقے سے کہا کہ وہ ایک پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, بٹ آپ نے دیکھا کہ شہر کے اندر کس طرح کنٹینرز لگے, کس طرح موٹر ویز کو کھودا گیا, کس طرح آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, کس طرح لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمات بنے. تو میرے خیال میں ریاست یہ سمجھ رہی ہے کہ طاقت کے ذریعے ان تحریکوں کو لوگوں کی جو ایک رائے ہے اس کو دبایا جا سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ غیر مقبول فیصلے کرتے جائیں گے, اور جو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ جس ہم آج تو کہیں نہ کہیں ان کا ریاکشن آ سکتا ہے. کاشف صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف 2 پوائنٹ افتخار چودھری صاحب کی تحریک کی بات کی تو اس کے پیچھے فروٹ جو تھا, جو اصل پاور تھی وہ سیاسی جماعتیں تھی. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, تینوں جماعتیں پیچھے تھی. وکلا اس کو لیڈ کر رہے تھے, میڈیا پیچھے تھا. وہ ایک آمریت کے خلاف تحریک تھی, اس کو
और इसको जस्टिफाई करने में थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि तमाम बार काउंसिल्स जो हैं वो इस मामले को नहीं मान रही, तो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शायद जुडिशल कमीशन का हिस्सा था, शायद उसने वोट भी दिया होगा। तो फिर अगर पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा था या नहीं था, रियासत एजाज साहब बेहतर बता सकते हैं, और उसने वोट दिया है तो और उस आईनी बेंच के बनाने के हक में वोट दिया है, तो फिर कैसे मान लें कि तमाम बार काउंसिल जो है वो आईनी तरमीम के खिलाफ है। रियासत इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, एक तो मैं आज बात पूरी कौम के शऊर के लिए और उनके जानने के लिए ये बात, उनके इल्म में इजाफा बहुत सारे लोग जानते हैं और चंद एक दोस्तों को पता नहीं होगा। हमारे जो बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, वो डायरेक्ट वकला से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान बार काउंसिल में आते हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। तो वहां पे एक ग्रुप है जिससे मेरा भी ताल्लुक है, उसकी मेजॉरिटी है, जो हुकूमत में भी है, मेरा उस ग्रुप से ताल्लुक भी है। तो वहां पे आप देखिए तारड़ साहब का ग्रुप, उस ग्रुप में आप देखें जो वहां का बार काउंसिल का मेंबर है उसने वोट भी दूसरी साइड पे दिया, हुकूमत की तरफ दिया, अटॉर्नी जनरल भी उनका बंदा। हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही ये था कि जब इसके अंदर 5 और 8 के तनासब से लोग मौजूद होंगे तो फैसला मेजॉरिटी में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव के हक में आएगा। इसी के हम खिलाफ हैं कि एग्जीक्यूटिव की जहां पे मेजॉरिटी है तो वहां पे अदलिया की आजादी सलब कर ली जाएगी, वहां पे अपनी मर्जी से जज लगाए जाएंगे। हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी ही यही है इस वजह से। और जहां तक आप कहते हैं ना, देखें वकला की 4 लाख वकलाएं पाकिस्तान के अंदर, और जहां पे आप देखें हुकूमत की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज इख्तिदार में बैठी हैं। वहां पे जो बेनिफिशियरी लोग हैं वो तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो तो सब अच्छा कहेंगे, जो मर्जी आप कर ले उसको वो सपोर्ट करेंगे। हम वो लोग अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना कि सब अच्छा कह रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का हम जानते हैं कि उन्होंने जब ये जुडिशल कमीशन का मामला हुआ तो उन्होंने इस पे एतराज भी उठाया, वो इसका हिस्सा बनने से भी उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन दूसरी तरफ उनका तर्ज अमल जो है वो कुछ और चीजें भी बयान करता है। क्या चीजें बयान कर रहा है? जब हम सियासतदानों की बात कर रहे हैं तो कुछ अब आईनी मामलात से जुड़े जो सियासी हालात हैं, मैं फिर से कहूंगी आईनी मामलात से जुड़े जो सियासी हालात हैं उन पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। बिल्कुल जी, आईनी बेंच बन चुका है और जब ये आईनी बेंचेस की, इनफैक्ट आईनी कोर्ट्स की जब शुरू में बात की जा रही थी तो कहा यह जा रहा था कि जी आवाम के जो केसेस होते हैं, आम लोगों के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, सारे का सारा वक्त जो है वो आईनी केसेस सुनने में निकल जाता है, इसलिए आईनी कोर्ट्स की जरूरत है। खैर मामला जो है वो आईनी बेंचेस पर आकर रुका, लेकिन अब ये मामला जो है ये वाकई इतना आसान सहल हो जाएगा जिस तरह से बयान किया गया था ये आईनी बेंचेस और आईनी कोर्ट्स के मामले से पहले? ये मैं चाहूंगी कि मैं इफ्तिखार शराजी साहब आपकी तरफ आऊं, आपसे पूछ लूं, बताइएगा अब कौन कौन से, पहले तो ये कह दीजिएगा कि केसेस जो हैं वो इस आईनी बेंच में जा रहे होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने तो अनाउंस कर दिया 90% केसेस जो हैं वो इस आईनी बेंच में वो भेज रही होंगी, लेकिन कुछ और अहम केसेस भी जैसे कि ये मखसूस नशस्तों का मामला है, दीगर कौन से केसेस हैं, और बस अब सब सुकून हो जाएगा, अवाम एक तरफ, सियासी आईनी मामला जो है वो एक तरफ? अच्छा, लोगों का ख्याल ये है कि जो पार्लिमान और सियासतदानों से जुड़े केसेस हैं सिर्फ वही आईनी केसेस हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे जो आम शहरी हैं उनके भी जो केसेस हैं वो आईनी केसेस हैं। उनके आप पिटिशंस देखें तो उसमें आइन के बहुत सारे आर्टिकल्स को मेंशन किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जब वो मेंशन होती हैं तो यही वजह है कि मंसूर अली शाह साहब ने इस बेंच बनने से पहले भी जो केसेस कुछ रेफर किए उस तरफ, वो इसी बुनियाद पे किए कि उनका ख्याल ये था कि क्योंकि ये आईनी मामलात हैं तो जाहिर सी बात है अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली आज जो हुआ है उस पर भी थोड़ा सा हम बात अब नहीं कर रहे कि बुनियादी तौर पे हुकूमत वक्त ने, अगरचे इक्वेशन उनको फेवर कर रही है, 8 लोग उनके हैं, 5 मुखालफत में थे, लेकिन जिस शख्स को आपने इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया आज हुकूमत वक्त ने उसकी राय से इख्तलाफ किया। गोया कि याया अफरीदी साहब कह रहे थे कि अमीनुद्दीन खान साहब को सरबराह नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त ने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वही होंगे। दूसरा क्या किया गया, इसमें रखा क्या मामला क्या कि जो अब आईनी मामलात हैं वो तय कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह करेगा। मुल्क का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, अगर कोई भी मामला उसको लगता है कि वो आईनी है लेकिन वो मोहताज है इस बेंच का, इस बेंच के सरबराह का, तायन अमीनुद्दीन खान साहब करेंगे, याया अफरीदी साहब नहीं करेंगे। अगर याया अफरीदी कहते भी हैं कि मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है
تو امیرالدین خان صاحب اگر اس کو انڈو کر دیں گے تو ان کی رائے کو پریویل وہ کرے گی. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے تو کس کے خلاف کہاں جائیں گے؟ گویا کہ 7 رکنی بینچ بنا دی ہے. اب اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں پہ ہوگی؟ تو فاروق اجنائی سے میں نے یہ سوال کیا تو ان کی زبان گونگ ہو گئی. انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ جی اور ججز ہم لا رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی انتظام کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ پارلیمنٹیرین کا بیبی نہیں ہے, یہ ان کے ذہنی اختراع نہیں ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جو لوگ الزام دھرتے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں کہ مسودہ کہیں اور سے آیا ہے. اگر مسودہ ان کا اپنا ہوتا نا تو یقینی طور پہ اس کی انٹرپریٹیشن بڑے بیسٹ طریقے سے کرتے اور ان کو پتا ہوتا کہ اس کا لاجیکل وے کیا ہے آگے بڑھنے کا. لیکن اگر آج یہ لوگ خاموش ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے پہلے لکھا ہے آگے آپ چاہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں بھی جب آئیں گی آپ دیکھیے گا کہ یہ سپریم کورٹ ان کو کہے گا کہ جس وقت 60,000 کیسز پینڈنسی میں پڑے ہیں اس میں سے کم از کم 50% کیسز 30,000 کیسز کانسٹیٹیوشنل ہیں, لہٰذا آپ 7 رکنی بینچ کے حوالے کریں, دیکھتے ہیں لوگوں کو کتنا اسپیڈی جسٹس ملتا ہے. تو یہ جو کرائسس ہیں اور زیادہ ڈیپ ہونے جا رہے ہیں, یہ میرے خیال میں حل نہیں ہونے جا رہے ہیں. کرائسس ڈیپ ہونے جا رہا ہے. نسیم صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو درخواستیں دائر ہو رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف, ان سے کہیں نہ کہیں کرائسس رک سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح جسٹس مسرور علی شاہ نے, جسٹس منیب اکبر نے لکھا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا فیصلہ اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں تو یہ بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. سر دیکھیے شیرازی صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ڈیپ کرائسس, وہ تو دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی اس کے بعد پی ڈی ایم یہی کہتی تھی کہ ہم نے اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا ہے, اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا یا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرائسس عوام کے لیے بھی کتنے بڑھتے چلے گئے, مہنگائی بہت بڑھتی چلی گئی, بجلی کے بل بہت بڑھتے چلے گئے. تو ان کی توجہ جو ہے وہ عوامی مسائل کی طرف تو بالکل نہیں ہے. یہ لوگوں کو ایکسٹینشنز دے رہے ہیں, ہر کسی کو اپنی اپنی نوکری کی پڑی ہوئی ہے, نوکری دینے کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. اور جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, ایک تو حکومت وقت کو یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اس کی وجہ کہ جب فارم 45 پہ آپ آئیں گے تو آپ اتنے زیادہ کمپرومائزڈ ہیں کہ آپ ربڑ سٹیمپ اس وقت بنے ہوئے, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ بائی ہک اور بائی کروک کرتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح شیرازی صاحب نے کہا کہ آئینی مسائل اور بھی بہت زیادہ آئیں گے, تو عوام کے ساتھ بھی جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, یا ججز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, یا پی ٹی آئی کے جتنا بانی اندر ہے, آئین پہ تو عمل ہو ہی نہیں رہا. لیکن آئین اور آئین کی انہوں نے گردان لگائی ہوئی ہے. اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اور ان کے اوپر ایک چیک میٹ کر دیا اور ایک امین الدین صاحب کو لا کے بٹھا دیا, تو یہ کرائسس آپ کے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے. کوئی سولوشن نہیں نظر آ رہا. کچھ لوگوں کا بینیفٹ تو نظر آتا ہے, کچھ لوگوں کو نوکریاں دے دی جائیں اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا رہے. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ تمام کام کریں تو کسی کو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کے بہت زیادہ مسائل ہیں. جس طرح کہا گیا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کو ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسز کا بڑا جو اپنا کمپائل ہوئے ہیں اور ہم ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ 1 سال گیا تو ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ ان 2 ججز کی کیا پرفارمنس ہے. اس طرح بھی یہ سپریم کورٹ کو جو ہے نا وہ کونکر کرنے کا مسئلہ نکلا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہاں پہ بھی تمام ججز ان کے آ کے بیٹھ جائیں, ان کی مرضی سے آئینی ترامیم ہو. بھٹو صاحب 73 کا آئین لے کے آئے تھے تو بڑا متفقہ آئین تھا, اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی تھی, اپوزیشن اس کے ساتھ آن بورڈ تھی. یہاں پہ تو آپ دیکھیں جٹ منگنی چٹ بیاہ والی بات ہو رہی ہے کہ ادھر ترمیم پیش کی جاتی ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ چیزیں. ریاست صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, صدیقی صاحب نے بھی اس میں بہت بہترین فروٹفل آؤٹ پٹ دی اس کے اندر. میں اس میں ایڈ ہماری وکلا اور بار کونسل ڈیمانڈ کرتی رہی, جو آرٹیکل 184(3) تھا کہ جو سو موٹو لیا جاتا ہے, پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے, پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہوتا ہے, سو موٹا ہوتا ہے, تو اس کے خلاف اپیل نہیں تھی. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جب انہوں نے آرٹیکل 191 کو امینڈ کر کے اس کے اندر اپیل پرووائڈ کر دی, تو اب جب آپ 7 ججز کے بینچ کو آپ نے ڈیزگنیٹ کر دیا ہے, اب ان کے علاوہ اور کوئی جج اس میں نہیں بیٹھے گا, تو ان کے فیصلوں کے خلاف آج تو یہ بینچ شاید حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے, لگتا ہے کہ یہ فیصلے کے حق میں آئیں گے. کل کو وقت اگر بدل جاتا ہے اور یہ صورتحال بدل جاتی ہے تو پھر
They will stand, پھر یہ رونا روئے وقت دیر نہیں لگتی ریاست رونا روئے کہ ہمیں اس کے خلاف اپیل دی جائے. آج جب آپ نے لیجسلیشن کی اس کے اندر اپیل آپ نے پرووائیڈڈ ہے ہی نہیں اس میں. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ریاست صاحب. وقت بدل رہا ہے. شیرازی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وہ کیا کہتے ہیں, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. کچھ مولانا صاحب آج کل ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور حافظ حمداللہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا گیا ہے. لیکن اس سارے عمل کے اندر جو بہترین سیاست کی ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کہ حکومت وقت بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ان کی زبان تھک نہیں رہی تھی. گویا کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو تقریر کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے, یا اس کے بعد میاں شہباز شریف یا کسی اور حکومتی اکابرین نے, گویا کہ ان کی گفتگو کا محور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اور اس کے بعد جو ہارے ہوئے لوگ تھے تحریک انصاف کے, وہ بھی مولانا صاحب کا شکریہ تو ادا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو میرا خیال میں انہوں نے بہرحال نوشتہ دیوار ضرور پڑھ لیا تھا, اور اس کا ذکر بعد میں انہوں نے کیا بھی ہے جب ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافی سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا کاندھا پیش نہ کرتے تو حکومت وقت نے تو 14 لوگ خرید کے ایوان صدر میں بٹھائے ہوئے تھے, وہ لوگ آ جاتے اور ووٹ کرتے اور ہو جانا تھا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو میرا خیال میں انہوں نے اپنے تئیں ایک الارم بیل ضرور بجائی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے, وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا. اس نے کہا کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 2-4 لوگ بھی نہیں تھے. تو مولانا فضل الرحمان کو بھی لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر فورمز ہوں, جس طرح وکلاء کی بات بھی ہم کر رہے ہیں, کہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. اس تقسیم کو کس نے ممکن بنایا ہے, اپریشیٹ اس کو کریں. اس ملک کا ایک بہرحال طبقہ ہے, ایک رولنگ ایلیٹ ہے کہ جو باقیوں کو ڈیوائیڈ کر کے طاقت کے مزے لیتی ہے. تو اب تک تو وہ کامیاب جا رہی ہے. اس نے اس ملک کے اندر جب چاہا عدلیہ کو استعمال کیا. اس ملک کی عدلیہ کی ایک بڑی بدنما تاریخ ہے. مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار دینے تک, ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر, یہ سب شامل ہے اس میں. اور اس کے بعد آج اسی عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہیں. اور کس کے کہنے پہ کاٹے جا رہے ہیں؟ ریاست آزاد صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن شاید ہم نام نہیں لے سکتے. پہلے عدلیہ کو مطیع کیا گیا, اس سے اطاعت کرا گئی پہلے پارلیمان سے. آج پارلیمان کو استعمال کر کے ان لوگوں کو, کیونکہ ان لوگوں میں بھی تھوڑی سی جمہوریت جاگ اٹھی تھی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح بینچز بنائے جاتے ہیں, کس طرح ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, کس طرح مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو اب ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی تھوڑے سے جمہوری ہونے جا رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کی بات کوئی نہ کرے. تو میرا خیال میں یہ ساری کہانی وہی ہے. آپ نے حقیقی جمہوریت کی بات کی نا, تو جمہوریت ہی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے. جی نسیم صاحب. جی اپنا شیرازی صاحب نے بڑی کثر نفسی سے کام لیا کہ 14 قومی سے جو ہے وہ ایوان صدر میں موجود تھے, جبکہ فیصل واڈا نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی پارکنگ میں ڈگیوں کے اندر موجود تھے, اور اگر مولانا صاحب ساتھ نہ دیتا تو ان کو ڈگیوں سے نکال کے لا کے ووٹنگ کروانی ہے. چلیے میں ذرا کاشف صاحب سے یہ پوچھ لوں نا, مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے تو مولانا صاحب تو اب بالکل یکسر منفرد شخصیت دکھائی دیتے ہیں. کاشف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کا منہ ہے اس پہ کالک ملنے والے جو ہیں وہ نون لیگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے تو ان کی تعریف ہی بہت کر رہے تھے, جیسے شیرازی صاحب کہہ رہے تھے تعریف کے وہ کلابے ملائے جاتے ہیں نا. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا ایک بیان ہے, جمہوریت کے منہ پر کالک ملنا. دیکھیں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی وعدہ خلافیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں جس کے بعد ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ جمہوریت کی چہرے پہ کالک تھوپی جائے. دہشت گردی میری بات تو سن لیجئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود جا کے, ان کو ڈگیوں سے نہیں نکالا گیا, انہوں نے خود جا کے تسلیم کیا کہ میرے کہنے پہ مسودہ جو سا وہ آیا ہے اور ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب خود ووٹ دیے ہیں, اس کے بعد اگر ان سے کوئی وعدہ خلافی کی گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے تھا انشور کرتے. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوئی ہے سادہ اکثریتی بل سے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو, بلوچستان عوامی پارٹی, یہ ساری آن بورڈ تھی حکومت کے ساتھ. 3 جماعتیں جے یو آئی تھے, اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی مخالف تھی. اب آپ بتا دیجئے پارلیمان میں کس کی اکثریت ہے کس کی نہیں ہے. تیسری بات یہ, جس چیف جسٹس صاحب کے معاملے کو یہ نیل اینڈ وائڈ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, حضور یہ بھول گئے کہ یہی چیف جسٹس صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے وجہ سے بنے ہیں.
ये 26वीं आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। और आज अगर चीफ जस्टिस साहब ने अपना हक इस्तेमाल किया कि उनको उनकी अक्सरियत से नहीं सहमत है और उन्होंने उनके मुखालिफ वोट दिया, तो ये उनका राइट ऑफ वोट है। आज जुडिशल कमीशन के मेंबरान 13 नहीं थे, 12 थे, इसकी भी तस्दीक कर लीजिए। 7 लोगों ने हक में वोट दिए, 5 ने मुखालिफ में वोट दिए। हक और मुखालफत में वोट देने वाले ये नहीं कह रहे थे कि आप आईनी बेंच ना बनाइए, ये नहीं कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम का प्रोसेस ना अडॉप्ट कीजिए। मुखालफत में वोट देने वाले कह रहे थे कि हमें ये जजेस आईनी बेंच में नहीं आने चाहिए, और हक में वोट देने वाले कह रहे थे कि ये जजेस आईनी बेंच में होने चाहिए। अमीनुद्दीन साहब जब सरबराह बन गए हैं तो अब ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन का हिस्सा होंगे। अगली बात देखें जी, बात यह है कि ये जो आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून लेके आ रही थी, ये मेरे भाई रियासत अली आजाद साहब मुझे करेक्ट कर दें और कंफर्म भी कर दें जी। क्या उसमें ये बात नहीं थी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान को दूसरे सूबों में ट्रांसफर किया जाएगा? उसके बाद तहरीक का ऐलान होता है, उसके बाद यकायक ये पॉइंट क्यों खत्म हो गया? किसके कहने पे खत्म हुआ? क्या इनकी बात मानी गई, बैक डोर पे कोई डिप्लोमेसी हुई, या मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे उनकी ट्रांसफर को दूसरे सूबों में खत्म किया गया? अब कोई ना कोई तो बात हुई होगी। सवाल ये है कि आप बाहर बैक डोर पे कुछ कर रहे हैं, आगे कुछ कर रहे हैं। मेरा मुद्दा एक है, मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि ये आईनी तौर पर गलत हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब कदम बढ़ाएं, बिलावल साहब को भी साथ मिलाएं, पीटीआई को साथ मिलाएं, अपने वोट दें, अदम एतमाद लें, खुद अपनी हुकूमत बनाएं, और फिर अपनी तरमीम कर लें, फिर अपनी कानून साजी कर लें। रियासत साहब इस पे जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी, वो भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि ये जो वुकला मूवमेंट आप शुरू करने जा रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे कि पीपी पहले बहुत सारे अदवार में जब आपके साथ शामिल रही, बहुत सारे मामलात में वुकला के साथ, फिर नून शामिल रही, तो अब क्या वजह है कि उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया? जब धोखाधड़ी की बात हो रही है मौलाना साहब के साथ, तो मैं वुकला बरादरी की भी बात कर लूं कि इन दो पार्टीज ने कोई ऐसा धोखा किया कि पीटीआई पे एतबार करने को तैयार नहीं है? सर आप लोग नहीं, देखिए वुकला हम इसलिए इसको इम्पार्शियल पॉलिटिकल लोगों से दूर रखते हैं कि उसकी रीजन है कि कोई ये ना इंप्रेशन ले कि हम किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हम तो इस मुल्क के लिए और आइन की बात करने वाले लोग हैं। हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। उस वक्त भी जब हमने वुकला तहरीक चलाई थी, तो जब हम लीड करते तो वुकला अलग होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज अलग होती थी, हम मिक्स होके वहां पे उसके जलसे जुलूस नहीं करते थे। एक तो ये बात। दूसरी बात, मैं एक लीगल बात ऐड करना चाह रहा हूं। इसमें एक और का बात है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कि जब ये फैसला हो जाएगा, अब अगर इसके अंदर देखें तो मोस्टली सारे सीनियर जजेस साहबान को इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है। कल को विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप अपील देंगे, चूंकि आपको देनी पड़ेगी, तो क्या वो जूनियर जजेस उस अपील के खिलाफ उसको सुन सकेंगे? तीसरी बात, ये देखना थोड़ा सा टाइम, शिराजी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। वो कैसे कि शुफा के केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, किसी में भी आप आर्टिकल कोई भी आइन का लिख देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। अभी तो केसेस आपने 187 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो देखना महीने 2 के अंदर ये कुछ 30-40 हजार तक जब पहुंच जाएंगे पेंडेंसी, और नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे केसेस जो है उनको वो हटाया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है। ये मामला है तो अवाम ऑटोमेटिकली अवाम के अंदर एक रिएक्शन आएगा। पहले तो उनके केस फिक्स हो रहे थे, अब तो फिक्स भी नहीं होने। ये देख लेना, ये मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। अवाम इस्लामाबाद के जज की ट्रांसफर वाला नुकता था, उस पे मैं बात करता हूँ। देखिए उस पे तो हमारा बिल्कुल वो देखे ना, वो अभी भी हमारा वही मौकफ है कि अदलिया की आजादी को खत्म कर लिया। जो हाई कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं होती। जब आप उनको ट्रांसफर करते एक सूबे से दूसरे सूबे में, तो वो तो उनका एक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो जाती। इस पे हमारी भी प्रेशर भी था, हमने जलसे जुलूस, रैलियां, कन्वेंशन किए और बहुत सारे दफात देखे। 58 अमेंडमेंट ला रहे थे, 58, अब अल्टीमेटली 26वीं तरमीम में 22 लाए, लेकिन उसमें भी हमारे 27वीं तरमीम की भी तो बात होती है ना कि बाकी जो ये बेहतर हो सकता था अगर हमसे कंसल्ट करते। लीगल जो फर्टेनिटी के लोग हैं, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, डिबेट होती। सर हुई ना डिबेट, हुई ना सर, कमाल कर रहे सर। तारक साहब खुद आए, ऐसे कौन सा सिर्फ हुई है 2 बंदों का जिनका नाम ले रहे हैं, और आपकी हुई है। नहीं सर, आपके वुकला थे, हमारी नहीं हुई, आपके वुकला थे सर, आपकी हुई सर बार काउंसिल के लोग आपकी सिर्फ हुई, आपके सर सुन तो ले, सर सुन तो ले, हमारा बार काउंसिल ने रिकॉर्ड पे कहा कि हमने अच्छा ब्रेक से वापस आते हैं ना काशिफ साहब,
ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर करते हैं मजीद बात। वेलकम बैक जी। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। बहुत सारे ऐसे कवानीन जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बिल जो पास किए गए, मंजूर किए गए, कानून का हिस्सा बहुत सारी अब चीजें जो बन गई हैं उन पर तो बहस हो ही रही है, लेकिन ये जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 है, इसमें जो मजीद तरमीम की बात हो रही है, उस पर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो गुस्सा है ना वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उतना गुस्सा तो पीटीआई वालों ने नहीं किया सर। देखिए, बात यह है कि इन द एंड तो ये तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर इस वक्त पीटीआई के अंदर है, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में, तो क्या ये सारी उम्र जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम ये हुकूमत में रहेंगे? वैसे एमक्यूएम तो हर हुकूमत में मौजूद होती है, रोती भी रहती है और मौजूद भी रहती है। तो इस तरह की जिस तरह ये तरामीम लेके आ रही है, इनका लगता है कि कोई खास मकसद है, ये खास किसी के खिलाफ लेके आ रहे, जबकि जितनी भी तरामीम होते हैं, जितनी भी लॉज लाए जाते हैं, वो आवाम के बेनिफिट के लिए होते हैं, आइन और कानून की जो पासदारी है उसके लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे तो लगता है कि हर कानून जो है वो दुश्मनी की बिना पे बनाया जा रहा है, कि वो फिर से कह रहे हैं कि 90 दिन के लिए आप किसी को भी कहीं से भी उठा लें। ऐसे कानून बनाने की क्या जरूरत है? जब आपका दिल कर आप उठा लेते हैं और किसी को आप ड्रामाई अंदाज में उसको गाड़ी से बरामद कर लेते हैं, डिग्गी में अभी भी यही हो रहा है। ट्रू जी बिल्कुल। अभी आप देखें ना, इंतजार पंजोता साहब के साथ जो सलूक हुआ है, इस मुल्क के अंदर क्या लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वकील बनाते हैं या किसी बड़ी पोस्ट में लाते हैं, तो इसलिए लाते हैं कि मादर पदर आजाद कोई भी उनको उठा ले। और इस मजे का खेज अंदाज में बरामदगी करवाई गई है कि शर्म आती है कि मतलब किस तरह से पढ़े लिखे लोगों के साथ डील किया जा रहा है। तो ये जितनी मर्जी तरामीम लेके आ जाए, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलेगा और उसके बाद सारी तरामीम वापस आ जाएंगी। तरामीम वो वाली लेके आनी चाहिए जो आवाम के बेनिफिट के लिए हो, आइन और कानून की सुपरमेसी हो। आप आइन और कानून की तो रोजाना असेंबली में बैठ के बात कर रहे हैं, आईनी बेंच बना रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन आइन और कानून की पासदारी क्या उस मुल्क के अंदर हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। जी असमा। ठीक है शराजी साहब, आपका इस पे क्या कमेंट है? क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे बहस हो रही है और अवामी सतह पर भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का रुख कर लीजिए, बहुत शदीद रिएक्शन है इस सारी चीज पर। ये सब कुछ एक स्कीम के तहत हो रहा है। और थोड़ा सा अगर माजी में चली जाएं तो 2014 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो आपको याद है कि सनसेट क्लास के तहत गोया कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने नापसंदीदी का इजहार किया था, पर उसको बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ करार दिया था। लेकिन कहा गया था कि 2016 तक करें, उसके बाद उसको खत्म कर दें। तो ये एक्ट उस वक्त भी एक्शन में आया था कि जब लोगों को 90 रोज तक बताए बगैर, किसी अदालत में पेश किए बगैर, कोई FIR काटे बगैर कस्टडी में, सिर्फ इस बुनियाद पे कि शक है कि आप दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या आपका इरादा दहशतगर्दी करने का है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी जो स्कीम थी वो ये थी कि 2014 के धरने में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अचकजई साहब ने आके नवाज शरीफ साहब को अनकंडीशनल रेस्क्यू किया था और 126 दिन का धरना ख़त्म हुआ था। तो मेरे ख्याल में उस वक्त मुतअद्दिद हलकों को लगा था कि सियासतदान अब इकट्ठे हो गए हैं, इनको जुदा कैसे करना है। फौजी अदालतें बनी थी और अगर आपको याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो पहला जेट ब्लैक टेररिस्ट पकड़ा गया था उसका नाम था डॉक्टर आसिम हुसैन, पीपल्स पार्टी के उस वक्त रहनुमा थे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी का वो रगड़ा लगा कि पीपल्स पार्टी को फिर याद आया कि आपने जो एक जुर्म किया था नवाज शरीफ की को साथ देने का, कि उसकी सजा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भी ये जो लाया जा रहा है, क्योंकि ये तो 2 सालों से भी नाफिज रहा है, हमने कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी। आपको याद होगा कि सेठ वकार मरहूम कि जिसने मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला दिया था, वो जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो कितने केसेस थे कि जिन्होंने निपटाए थे कि अदम सबूत की बुनियाद पर जिन लोगों को उन अदालतों से सजाएं हुई भी थी तो उनको बरी किया गया था। तो मेरा ख्याल में इस वक्त भी इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। और मुझे लगता है कि अगरचे जो पहली तरमीम थी जिसका जिक्र रियासत आज़ाद साहब ने भी कहा कि 56 तरामीम थी जिसके अंदर सिविलियन के मामलात को फौजी अदालतों में ले जाना भी शामिल था, अब अगर वो तो नहीं हो सकी, लेकिन अब एजेंसीज सिविलियंस को दहशतगर्दी के नाम पे उठाएंगी, 3 माह तक अपने पास रखेंगी। इस दौरान क्या होता है तो मेरा ख्याल में इसके बारे में जरूर कंसर्न लोगों के हैं वो बड़े दुरुस्त हैं, बहुत बड़े दुरुस्त हैं। और साथ में जो हमारे काशिफ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल रियासत आज़ाद साहब ने दुरुस्त कहा कि बाज़ औक़ात वफाकी काबीना के लोगों को भी पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन इनका ख्याल है कि इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेके सब कुछ होता है। और जो हाई कोर्ट के जजेस को दीगर सूबों में ट्रांसफर करने का मामला तो रुक गया, लेकिन ये जो 26वीं तरमीम आई उसमें ये जरूर शामिल है कि हुकूमत वक्त अगर समझेगी कि इस केस को यहाँ से उठा के लाहौर लेके जाना है, पेशावर लेके जाना है,
या सिंध या क्वेटा लेके जाना है तो वो ले जा सकती है। तो जज तब्दील नहीं होंगे लेकिन माशाल्लाह केसेस तब्दील होंगे। तो काशिफ साहब से पूछ लेते हैं ना, काशिफ साहब का आपने जिक्र किया, काशिफ साहब अभी आप इसको भी डिफेंड करेंगे? किसको? ये जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, किसी को देखिए- भी जिसको भी आपका दिल करे उठा ले, 90 दिन के लिए बंद रखें, वो बाहर आए बेचारा, उसका कोई कसूर ना हो, कुछ ना हो, तो किसी अदालत का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकता, इसमें ये भी कहा गया। देखिए बात ये है, कानून जो है ना वो किसी एक के लिए नहीं बनता। हाँ। कानून ये जो सबके है लिए वो बन सबके रहा है। लिए बनता है। और मैं बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख जो है बड़ी तालख है। जिसने भी ताकत के आते हैं खुमार नसीम साहब में आपकी तरफ। ताकत के खुमार में और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून साजी की, बोले 99 से शुरू कर लें आप और आज तक ले आए, बाद में वक्त ने साबित किया कि वो खुद उस कानूनी शिकंजे में आया, जिसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल जी। है। जिस वक्त नैब तरामीम की गई, नैब के कानून बनाए गए और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक उन चंद सियासतदानों में से एक थे जिन्होंने कहा कि किसी एक को अपने हिस्से का इंतकाम भूलना पड़ेगा, और उसके बाद नैब की ऐसी तरामीम की गई जिसका फायदा बानी तहरीक इंसाफ को हुआ, और उन्होंने ये बात एडमिट की कि इन तरामीम का फायदा मुझे होगा लेकिन मेरी कौम जो है वो इसकी जद में आएगी, उसका नुकसान होगा। सो देखे कानून साजी जो कर दी गई है ना, ये कोई ये तो नहीं लिखा गया कि इस कानून के तहत सिर्फ तहरीक इंसाफ प्रेशर में आएगी या JUI विक्टिम बनेगी या कोई और विक्टिम नहीं बनेगा। भाई ये कानून बन गया, इसका इतलाक सब पे होगा। मुझे सिर्फ शिकवा जो है ना वो जुडिशरी से है, मुझे उन जजेस से शिकवा है जिन्होंने किसी भी दबाव में आके पहले सजाएं दी, फिर उनको ऐसे प्रोटोकॉल के साथ बरियत दी कि एयरपोर्ट में जाके अंगूठे लगे। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? क्यों वो जज काबिल गिरफ्त नहीं हो सकते? जब जिसका दिल चाहे उसको सजा दे दे। क्या भाई आज इमरान खान को आप सजाएं दे रहे हैं और कल यही जजेस इसको बरी कर रहे हो, फिर हम किसका गला पकड़ेंगे? फिर किस पे बात करेंगे? आम आवाम का क्यों नहीं सोचते? ये जजेस का फॉल्ट है। इनको ये याद रखना चाहिए कि आज अल्लाह ने आपको मसनद पे बिठाया है, कल क़यामत के रोज अल्लाह ने आपको से जवाब भी लेना है कि आपने बैठ के इंसाफ किया था या दबाव में किया था या चैम्बर के इन्फ्लुएंस पे किया था या सियासी इन्फ्लुएंस पे किया था। ये जजेस का कसूर है। जजेस सही हो जाए, जजेस फैसले मेरिट पे करना शुरू कर दे, बात खत्म हो जाएगी। अगर किसी एक जज ने रियासत साहब, फैसला ये किया, मुमकिन है? मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला ये तो किया, बड़ी आइडियल तो फैसला सिचुएशन बता रहे हैं। हुआ। ने जो कहा, देखे हाँ। ये तो जजेस को ब्लेम कर रहे हैं। अदालतों ने सजाएं दी किसके कहने पे? नैब के कहने पे। उसी नैब ने आके कह दिया कि ये बेगुनाह है जी, हम इसके खिलाफ केस वापस लेना चाह रहे हैं। तो जज का इसमें क्या कसूर है? आप उन प्रोसिक्यूशन की बात करें ना, कि जिन प्रोसिक्यूशन ने उनको गिरफ्तार करना था उन्होंने प्रोटोकॉल हाँ भाई, दिया। कानून को अदालत ने इजाज तो अफजल साहब ने देखेगा एडमिट जो- किया, इजाज अफजल साहब ने एडमिट किया कि पनामा की जेटी हमने उसी ऑफिसर नैब ने लगवाए, नवाज हमने शरीफ ऑफिसर को लगवाए। बरी करवाया, उसी नैब ने इमरान खान के हक में सजा सस्पेंड करवाई है। इसमें अदलिया का क्या कसूर है? आप प्रोसिक्यूशन है, आप कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देते। सेक्शन 494 CRPC पढ़े, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग केस को विड्रॉ कर सकती। तो जज क्या करे? स्टेट विड्रॉ कर रही है, जज कह नहीं मैं इसको सजा देना चाहता हूँ। नसीम साहब, स्टेट कसूर क्यों किसका withdraw है? जजिस का भी नहीं है। किसका कसूर है? नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे थे वैसे भी आप। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह काशिफ ने कहा था ना, 30 कानून सेकंड्स है सबके सर, लिए ये मैं बता दूं। जी कानून तो सिर्फ गरीब के लिए बनता है। और ये कानून बनाते क्यों है? क्योंकि कानून के ऊपर कौन अमल करता है? जजेस अगर फैसला दे रहे हैं, आपने देखा कि उनके ऊपर कितनी सख्ती हो रही है, उनके घरों में ठीक है। कैमरे लग रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। तो जजेस तो फैसला दे रहे हैं, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट की नाम लेके क्यों नहीं बात करते कि उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है और वो किसी आइन और कानून को नहीं मानते। तो ये आइन और कानून की गर्दान लगनी नहीं चाहिए। एक ऐसा सेगमेंट पाकिस्तान में मौजूद है ठीक जिसमें है। आइन और कानून बहुत अपने आप को माजरत, बहुत माजरत नसीम साहब, वक्त खत्म हो गया है। प्रोड्यूसर की तरफ से बार बार मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का, पैनलिस्ट का, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया शो देखने के लिए। कल मिलते हैं दोबारा।